हाय फ्रेंड्स, EIGRP कॉन्फ़िगरेशन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए इस नेटवर्क को एक बार ध्यान से देखिए। इस नेटवर्क के अंदर 3 राउटर हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। राउटर 1 और 2 के बीच में 172.16.3.0/30 का नेटवर्क है। इसी तरह 2 और 3 के बीच में 192.168.10.8/30 का नेटवर्क है और यहाँ पे भी 192.168.10.4/30 का नेटवर्क है। तो इस राउटर 1, 2 और 3 तीनों से एक एक लैपटॉप कनेक्टेड है। राउटर 1 से लैपटॉप 1, राउटर 2 से लैपटॉप 2 और इससे लैपटॉप 3। अभी एक बार हम लोग लैपटॉप 1 से लैपटॉप 2 या 3 को पिंग करके देखते हैं। किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं मिलेगा क्योंकि इन राउटर्स के अंदर किसी भी तरह की राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है। पिंग 172.16.2.2, ये देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। और इसी तरीके से हम लोग अगर 3 को भी करके देखेंगे तो भी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मिलेगा। ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मिल रहा है। तो चलिए राउटर 1, 2 और 3 के अंदर EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले राउटर 1 के अंदर EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए राउटर 1 के CLI मोड में गए और यहाँ से हम लोग को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए जो कमांड कॉन्फ़िग T होता है वो लिखेंगे और उसके बाद जैसे राउटर OSPF और राउटर RIP कॉन्फ़िगर करते थे उसी तरीके से EIGRP भी कॉन्फ़िगर करना है। तो कीवर्ड होगा राउटर और उसके बाद EIGRP कॉन्फ़िगरेशन के समय यहाँ पे एक AS नंबर दिया जाता है जो OSPF की प्रोसेस ID के सिमिलर ही होता है। OSPF के अंदर एक ही नेटवर्क के अंदर बहुत सारे प्रोसेस ID हो सकते थे, लेकिन EIGRP के अंदर सभी राउटर्स के अंदर एक ही AS होना चाहिए, एक ही प्रोसेस ID होनी चाहिए, जिसको हम लोग यहाँ पे AS बोलेंगे, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो यहाँ पे हम AS नंबर 1 दे देते हैं। तो राउटर EIGRP 1 करते ही राउटर 1 के अंदर EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो गया। EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होने के बाद इस राउटर से कनेक्टेड जो भी नेटवर्क हैं उन नेटवर्क्स को यहाँ पे एडवर्टाइज करना होता है। EIGRP के अंदर नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ और दूसरा है बगैर वाइल्ड कार्ड मास्क के। वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज़ क्यों करना है और वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज़ क्यों नहीं करना है, उसके लिए आपको ऑटो समराइजेशन समझना जरूरी होगा। ऑटो समराइजेशन राउटर 1 के कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम आपको ऑटो समराइजेशन समझा देंगे। EIGRP 1 करने के बाद नेटवर्क एड्रेस यहाँ पर देंगे। नेटवर्क मीन्स इस राउटर से कनेक्टेड जो भी नेटवर्क है। तो यहाँ पे एक पहला नेटवर्क है 172.16.1.0 और यहाँ पे 172.16.3.0। तो अगर हम यहाँ पे एक नेटवर्क एड्रेस इस तरीके से डाल देते हैं 172.16.0.0, तो EIGRP के अंदर ऑटो समराइजेशन होता है। तो जिन भी इंटरफेसेस के ऊपर 172.16 का नेटवर्क होगा, मीन्स इस राउटर के इस इंटरफेस और इस इंटरफेस पे 172 का नेटवर्क है, तो ये ऑटोमेटिकली इनके ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और दूसरा जो नेटवर्क है यहाँ पे 192.168.10.4 को, इसको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं 192.168.10.4 और यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ आपको लिख के दिखाते हैं। अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं लिखेंगे तो ये ऑटो समराइजेशन इसको क्लासफुल IP ऐसा कंसीडर करेगा। 192 क्लास C का IP एड्रेस है तो ये इसको 192.168.10.0 नेटवर्क एड्रेस के साथ ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेगा। फिर भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पहले एक नेटवर्क के अंदर डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एड्रेस डाला है और दूसरा नेटवर्क एड्रेस विद वाइल्ड कार्ड मास्क डाल रहे हैं। आप दोनों ही तरीकों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0.3 क्योंकि ये /30 है, मीन्स इसका सबनेट मास्क 255.255.255.252 है, इसलिए इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 हमने डाल दिया। इस तरीके से राउटर 1 के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर हो गया। इसी तरीके से राउटर 2 के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर करेंगे और राउटर 3 के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर 2 के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए और यहाँ पे भी कमांड हम लोग वही लिखेंगे, राउटर EIGRP 1, और इसमें भी नेटवर्क एड्रेसेस को ऐड कर देंगे। तो कौन कौन से नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना है? देखिए 172.16 यहाँ पे है, तो 172.16.0.0 और दूसरा जो नेटवर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 192.168.10.8 का है।
इसको भी आप वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ डालिए या बगैर। जैसे हमने 172.16.0.0 एड्रेस डाला, इसके साथ एडजेसेंसी फॉर्म हो गया, क्योंकि जैसे इस राउटर के ऊपर हमने डाला 172.16.0.0, तो ये इंटरफेस और ये इंटरफेस जिन दोनों के ऊपर 172.16 का नेटवर्क था, इसलिए इन दोनों के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर हुआ, और ये EIGRP के कॉमन नेटवर्क के ऊपर दोनों एंड पे 172.16 का नेटवर्क था, इसलिए यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म हुई और ये मैसेज आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा। दूसरा नेटवर्क को भी ऐड कर देते हैं, नेटवर्क, और यहाँ पे जो एड्रेस है 192.168.10.8 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क भी 0.0.0.3 है, क्योंकि ये /30 में है। तो राउटर 2 के ऊपर भी हमने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया, और इसी तरीके से राउटर 3 के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर करेंगे, और इसके ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन का तरीका वही होगा। राउटर 3 के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए और वहाँ पे भी कमांड लिखेंगे राउटर EIGRP1, और इसके ऊपर भी जो जो नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनके नेटवर्क एड्रेसेस लिख देंगे। नेटवर्क एड्रेस लिखने टाइम में सिर्फ ध्यान इतना देना है कि आप डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एड्रेस भी लिख सकते हैं और विद वाइल्ड कार्ड मास्क भी लिख सकते हैं। तो राउटर 3 के ऊपर 192.168.1.0 ये वाला नेटवर्क जो है इसको हमने डाला। दूसरा नेटवर्क जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 192.168.10.4, इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। नेटवर्क 192.168.10.4 और इसको वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ डाल देते हैं 0.0.0.3। तो 192.168.10.8 यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने 192.168.10.4 के साथ वाइल्ड कार्ड मास्क डाल दिया। तो इस नेटवर्क को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं 192.168.10.8 0.0.0.3, और ये जैसे ही हमने किया इसकी भी नेबरशिप फॉर्म हो गई इस राउटर के साथ, और ये नेटवर्क भी ऐड हो गया। इस राउटर के ऊपर भी EIGRP कॉन्फ़िगर हो गया। अब इस पूरे नेटवर्क के अंदर EIGRP कॉन्फ़िगर है, तो लैपटॉप 1 से लैपटॉप 2 या लैपटॉप 3 को एक बार पिंग करके देखते हैं पिंग हो रहा है या नहीं। 172.16.2.2 ये लैपटॉप 2 का IP एड्रेस है, इसको पिंग करते हैं, देखते हैं ये पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये पिंग होने लगा। इसी तरीके से आप इस लैपटॉप से इस लैपटॉप को भी पिंग करके देखेंगे तो ये भी पिंग होगा। इसका एड्रेस 192.168.1.2, और ये देखते हैं पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट होना चाहिए और दूसरा पिंग रिप्लाई आना चाहिए। देखिए ये भी पिंग हो रहा है, मीन्स ये EIGRP कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क रेडी है और सभी लैपटॉप एक दूसरे को से पिंगेबल हैं, एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं। ये तो EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। EIGRP के कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे पहली चीज़ समझने वाली है वो ऑटो समराइजेशन समझना है कि ऑटो समराइजेशन क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर 4 राउटर दिखाई दे रहा है, R1, R2, R3 और R4। R2 और R4 के बीच में 10.1.1.0 का नेटवर्क है और यहाँ पर 10.1.2.0 का नेटवर्क है। EIGRP के अंदर 2 अलग अलग नेटवर्क एड्रेसेस जहाँ पे जिस राउटर से कनेक्ट होते हैं वो राउटर ऑटो समराइज करके ही रूट को आगे एडवर्टाइज करता है। अगर R2 राउटर R1 राउटर को कोई रूट एडवर्टाइज कर रहा है जो इसको इधर बैकएंड से मिल रहा, तो यहाँ पे जो रूट मिलेगा इसको मिलेगा 10.1.1.0 R4 से, और यहाँ पे मिलेगा 10.1.2.0 R2 पे। तो ये आगे इसको ब्रॉडकास्ट इस तरीके से करेगा, इसको ये डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस 10.0.0.0 करके ये R1 को एडवर्टाइज कर देगा। 10.0.0.0 को समराइज करके ये R1 को एडवर्टाइज करेगा। तो ये समराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन समराइजेशन कभी कभी कुछ डिफ़िकल्टीज डेवलप कर सकता है। जैसे अगर R1 से कोई पैकेट जनरेट हुआ, क्योंकि R1 को एडवर्टाइज हुआ है कि R2 राउटर से कनेक्टेड 10.0.0.0 नेटवर्क है, तो अगर यहाँ से कोई पैकेट इस तरफ जाता है और उसके ऊपर डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होता है 10.1.1.5, तो ये राउटर के ऊपर अगर समराइजेशन लगाया गया होगा और 10.1.1.5 का नेटवर्क सपोज इस यहाँ पे कहीं पे कनेक्टेड है,
तो जो पैकेट यहाँ पे आएगा तो R2 राउटर कंफ्यूज हो सकता है कि अगर इसके पास समराइजेशन, ऑटो समराइजेशन लगा हुआ और किसी तरीके का कोई भी जब इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन किया गया होगा EIGRP का और डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एड्रेस प्रोवाइड किया गया होगा 10.0.0 का, तो ये राउटर कंफ्यूज हो सकता है कि वो पैकेट को इस पे रूट करना है या इस पे रूट करना है, क्योंकि इसके पास दोनों ही रूट के लिए 10.0 का नेटवर्क लिखा हुआ होगा और 10.1.1.5 यहाँ पे कनेक्टेड है। तो राउटर कंफ्यूज हो सकता है कि उसको इस तरफ भेजना है या इस इंटरफेस से भेजना है। इसलिए जब भी कहीं पे सबनेटिंग की जाती है तो वहाँ पे सजेशन ये है कि वहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क एड्रेस प्रोवाइड करते टाइम में वाइल्ड कार्ड मास्क एंटर कर देना बेनिफिशियल है। ऑटो समराइजेशन समझने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है इसमें, हम लोग जानते हैं कि EIGRP अपनी फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए 3 तरह के टेबल बनाता है, जिसमें नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल होते हैं। तो नेबर टेबल को हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल के बारे में बताऊंगा। उसके पहले किसी भी राउटर के इंटरफेस के ऊपर बैंडविड्थ और डिले कैसे देखते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सपोज ये EIGRP कॉन्फ़िगर 3 राउटर हैं, इसमें से किसी एक राउटर के ऊपर हमको देखना है कि ये किसी एक राउटर के ऊपर, सपोज राउटर 1 के ऊपर हम लोग देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर बैंडविड्थ और डिले किस तरीके से देखेंगे। तो इसके किसी भी इंटरफेस के ऊपर, इसका एक इंटरफेस ये फास्ट ईथरनेट 0/0 है और ये 0/1 है, तो 0/0 के ऊपर हम लोग देखते हैं और उसके लिए कमांड चलाएंगे जो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, और ये कमांड चलाने के बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिखाई देंगे। इस इंटरफेस को चलाने के बाद हमको यहाँ पे दिखाई दिया है कि फास्ट ईथरनेट 0/0 अप है और इसके ऊपर लाइन प्रोटोकॉल भी अप है, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं हमको। MTU 1500 बाइट्स मीन्स मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट 1500 बाइट का है। ईथरनेट फ्रेम के अंदर ये MTU की वैल्यू इतनी ही होती है। बैंड 1 लाख किलोबिट पर सेकेंड, हमने बताया था कि ये kbps में रहता है। 1 लाख kbps, जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये 1 लाख kbps दिखाई दे रहा है। ये मीन्स 100 Mbps का बैंडविड्थ है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिले हमने बताया था माइक्रो सेकंड में रहता है, ये U सेकंड लिखा है बट ये माइक्रो सेकंड है। डिले 100 माइक्रो सेकंड का है। रिलायबिलिटी दिखाई दे रही है 255/255। रिलायबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक्स, कि कोई भी लिंक्स कितनी बार फेल हो रहा है या एरर ऑफ लिंक्स कितनी बार उस लिंक के ऊपर आ रहे हैं। रिलायबिलिटी को फ्रैक्शन ऑफ 255 में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लिंक उतना ही रिलायबल कंसीडर होगा। इसकी वैल्यू 1 से लेकर 255 तक हो सकती है। 1 यहाँ पे 1 होने का मतलब कि ये वैल्यू मिनिमम होगी, और 255 का मतलब ये लिंक मैक्सिमम रिलायबल है। अगर सपोज यहाँ पे वैल्यू 230 है तो 230/255 मीन्स ये 90% रिलायबल है। लोड का वैल्यू होता है कि अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इस लिंक को यूज़ करते हुए कितना है। ये मिनिमम डिज़ायरेबल है, इसकी वैल्यू भी 1 से लेकर 255 तक हो सकती है। 1 मीन्स बेस्ट मिनिमम लोड है, मीन्स ट्रैफिक इसके ऊपर इजीली फ्लो कर सकता है, और 255 का मतलब है कि यहाँ पे लोड मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू 1 मिनिमम डिज़ायरेबल होती है। तो इस तरीके से किसी भी इंटरफेस, किसी भी राउटर के किसी भी इंटरफेस की बैंडविड्थ और डिले को हम लोग चेक करते हैं। दूसरा जो चीज़ जानने की है इसके अंदर वो होता है कि के वैल्यूज़ को कैसे देखते हैं। के वैल्यू को देखने के लिए आपको कमांड चलाना होगा show IP प्रोटोकॉल्स। show IP प्रोटोकॉल चलाने पे आपको यहाँ पे के वैल्यूज़ दिखाई देंगे। यहाँ सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कि यह EIGRP का कौन सा AS नंबर यहाँ पे चल रहा है, EIGRP AS नंबर 1, और EIGRP के मैट्रिक वेट K11, K20, K31, K40 और K50। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि K1 एंड K3, K1 बैंडविड्थ और K3 डिले, इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, बाकी सभी की वैल्यूज़ 0 होती है। EIGRP के अंदर मैक्सिमम हॉप काउंट 100 हो सकता है, जैसे रिप के अंदर 15 हॉप काउंट्स हो सकते थे, उसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम 100 हॉप काउंट्स हो सकते हैं। EIGRP मैक्सिमम मैट्रिक वेरिएंस, ये 1 का मतलब है कि जब EIGRP के अंदर लोड बैलेंसिंग पॉसिबल है और इक्वल लोड बैलेंसिंग के लिए ये वैल्यू 1 की जाती है। इसकी वैल्यू मैट्रिक वेरिएंस की वैल्यू 1 से लेके 128 तक कुछ भी हो सकती है। जब हम लोग नेटवर्क कमांड डालते हैं तो नेटवर्क कमांड के बाद वेरिएंस की वैल्यू डाली जा सकती है, तो और ये वेरिएंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है। अगर किसी नेटवर्क के साथ वेरिएंस वैल्यू 2 डाल दी गई तो मीन्स उसके साथ जो लीस्ट कॉस्ट कैलकुलेट होगी उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा,
तो वो लीस्ट कॉस्ट मैक्सिमम बन सकता है। तो ये अनइक्वल लोड बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू को वेरी किया जा सकता है। मैक्सिमम पाथ 4 का मतलब 4 पाथ के अंदर इक्वल लोड बैलेंसिंग की जा सकती है। और यहाँ पे किस किस रूट के लिए राउटिंग किया गया है, देखिए इसके अंदर जो राउटिंग किया गया है वो 172.16.0.0 के लिए किया गया है और 192.168.10.4 के लिए किया गया है। इस राउटर के ऊपर हम लोग देख रहे हैं राउटर 1 के ऊपर, राउटर 1 से 172.16, क्योंकि इसके दो इंटरफेस के ऊपर 172.16 लगा हुआ है, तो इसके लिए एक नेट राउटिंग की गई है और 192.168.10.4 के लिए किया गया है। इसके लिए ये राउटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे गेटवे आप देख सकते हैं, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है जिसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 90 होती है और एक्सटर्नल EIGRP के लिए ये वैल्यू 170 होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के लिए एक अलग से वीडियो, एक छोटी सी वीडियो इसी वीडियो के तुरंत बाद डाली जाएगी, जिसके अंदर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो K1 वैल्यू के बाद और क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं, इसके बाद हम लोग टोपोलॉजी टेबल देखेंगे। तो टोपोलॉजी टेबल देखने के लिए इसी राउटर की टोपोलॉजी टेबल एक बार देखते हैं। टोपोलॉजी टेबल के अंदर क्या होता है कि किसी राउटर से वेरियस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के जितने भी रूट हो सकते हैं, सभी रूट्स की डिटेल उसकी टोपोलॉजी टेबल में होती है। तो चलिए इसकी टोपोलॉजी टेबल देखते हैं। टोपोलॉजी टेबल देखने के लिए कमांड होगा show IP EIGRP टोपोलॉजी। तो चलिए इस राउटर 1 की टोपोलॉजी टेबल सामने आ गई है। इस टोपोलॉजी टेबल को एक बार ध्यान से देखते हैं हम लोग। इस टोपोलॉजी टेबल के अंदर जो सबसे पहला फील्ड है दैट इज फील्ड P, और ये वैल्यू P हो सकता है, A हो सकता है, U, Q, R और स्मॉल r, ये वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती है। इसका क्या मतलब अभी आपको बताते हैं। इसके अलावा ये कौन कौन से रूट तक पहुँच रहा है, देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 172.16.16, 172.16.1.0, 2.0, 3.0 और 192.168, 1.0, 10.0 एंड 10.4 सभी नेटवर्क के लिए कौन कौन से फिजिबल डिस्टेंस हो सकते हैं, रिपोर्टेड डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और किस तरीके से वहाँ पहुँचा जा सकता है, कौन सा किसके वाया पहुँचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि वाया दिस वाया दैट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और इन्हीं टेबल्स को यूज़ करके राउटर्स अपने EIGRP कॉन्फ़िगर्ड राउटर्स अपने राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं। तो चलिए टोपोलॉजी टेबल्स की डिटेल देखते हैं कि इन फील्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ये पैरामीटर्स क्या इंडिकेट करते हैं। तो एक टोपोलॉजी टेबल का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे दिखाया है। टोपोलॉजी टेबल कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी। अब टोपोलॉजी टेबल के बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। टोपोलॉजी टेबल के अंदर सबसे पहले जो P है वो क्या इंडिकेट कर रहा है और ये जो नेटवर्क है उसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो ये जो P की वैल्यू है, इसकी वैल्यू P या A हो सकती है। बाकी कंडीशन में जो हमने पहले बताया कि रिप्लाई मैसेज और अगर सब मैसेज चल रहे होंगे उस समय वो R और अपडेट U वगैरह मैसेज होगा। लेकिन अगर ड्यूअल एल्गोरिथम अभी भी रूट को रिकैलकुलेट कर रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे A दिखाई देगा, मीन्स अभी लिंक या रूट स्टेबल नहीं है। और अगर यहाँ पे P दिखाई दे रहा है तो ये एक सक्सेसर रूट, स्टेबल सक्सेसर रूट यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद जो दूसरा फील्ड है वो फील्ड इंडिकेट करता है यहाँ पे कि ये डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है। डेस्टिनेशन नेटवर्क का फील्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा फील्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितने नंबर ऑफ सक्सेसर हैं जिनके थ्रू वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इस केस में 1 है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है और वही वैल्यू वाया के बाद ये ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू लिखी रहती है ये फिजिबल डिस्टेंस है टू सक्सेसर। एक सक्सेसर होता है और एक फिजिबल सक्सेसर होता है जिसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये वैल्यू फिजिबल डिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है और वही वैल्यू यहाँ पे भी लिखी हुई रहती है। उसके बाद ये जो वैल्यू है वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस है सक्सेसर का। यहाँ से जो वाया के तुरंत बाद जो एड्रेस लिखा हुआ वो सक्सेसर का एड्रेस है। ये वैल्यू अगर हम R1 के लिए देख रहे हैं तो उस केस में ये R3 द्वारा रिपोर्टेड डिस्टेंस है, वो बता रहा है कि किस डिस्टेंस R3 से वो डेस्टिनेशन R3 से ये रूट कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके लिए रिपोर्टेड डिस्टेंस है। और ये आउटबाउंड इंटरफेस है, जिस इंटरफेस के थ्रू यहाँ तक पहुंचा जा सकता है वो दिखाई देता है यहाँ पे। इसके बाद ये वाला फील्ड जो अगला फील्ड होता है ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस फॉर फिजिबल सक्सेसर होता है। और ये फिजिबल सक्सेसर के लिए जो दूसरा राउटर R2 से न्यू जो फिजिबल डिस्टेंस है इस
नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, किसी दूसरे इंटरफेस के थ्रू यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस 192.168.1.0 तक पहुंचने के लिए जो दूसरा फिजिबल डिस्टेंस है, वो फिजिबल सक्सेसर की फिजिबल डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई देती है और उसकी रिपोर्टेड डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई देती है, और वो आउटबाउंड इंटरफेस इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। तो टोपोलॉजी टेबल के अंदर सक्सेसर रूट भी दिखाई दे रहा है और फिजिबल सक्सेसर रूट भी दिखाई दे रहा है, और इन्हीं सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर में के बेसिस पे जितने भी रूट होंगे एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उन सभी के अंदर जो बेस्ट रूट होगा उसको राउटिंग टेबल में जगह मिलती है। तो चलिए एक राउटर का राउटिंग टेबल भी देख लेते हैं। तो राउटर 2 या राउटर 3 का राउटिंग टेबल देखते हैं। राउटिंग टेबल देखने का तरीका वही है, शो आईपी रूट करेंगे। शो आईपी रूट करने पे यहाँ पे इस तरीके से आपको राउटिंग टेबल दिखाई देगा। इस राउटर 3 से कहाँ कहाँ पे नेटवर्क पे पहुँचना है उसके लिए देखिए यहाँ पे एक प्रीफिक्स वैल्यू डी दिखाई देगी। डी इंडिकेट करता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे ऊपर डी क्या इंडिकेट कर रहा है, डी इंटरनल EIGRP को इंडिकेट करता है, डी EIGRP के लिए यूज होता है। तो मीन्स ये नेटवर्क 172.16.0.0 जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 है और जिसका फिजिबल डिस्टेंस ये है, वाया दिस सक्सेसर देखा जा सकता है, इस आउटगोइंग इंटरफेस के थ्रू पहुंचा जा सकता है, वो EIGRP के थ्रू पहुंचा जाएगा और ये नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये नेटवर्क भी EIGRP के थ्रू पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे एक वैल्यू दिखाई दे रही है नल 0। ये नल 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये राउटिंग टेबल के अंदर जहाँ पे भी नल 0 फील्ड दिखाई दे रहा मतलब वो राउटर इस रूट के लिए रूट समराइजेशन कर रहा है। जहाँ पे भी रूट समराइजेशन होगा वहाँ पे ये नल 0 दिखाई देगा। तो इस तरीके से EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस के ऊपर बैंडविड्थ और डिले, के वैल्यू, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल को हम लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।